वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। जो भी स्टूडेंट्स जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कुछ भी जैसे एज एन अकाउंटेंट्स आप काम करते हैं, एज एन जीएसटी अकाउंटेंट आप काम करते हैं, तो अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ होनी चाहिए। ओके, एंड टैली में ही सिर्फ जीएसटी बनाना नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि आपको सिर्फ जीएसटी बिलिंग आती है टैली में, आप जीएसटी रिटर्न्स टैली में प्रिपेयर कर लेते हैं तो वो सफिशिएंट है, ऐसा नहीं है। अगर आप देखिए जीएसटी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हर एक टाइप के सिनेरियोज में क्या आपको करना चाहिए, कैसे आपको टैक्स फाइलिंग करनी है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए एंड हर चीज़ की इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, अपडेटेड नॉलेज होनी चाहिए। तो इसी के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, प्रोफेशनल जीएसटी कोर्स फॉर जीएसटी प्रैक्टिशनर। अगर आप एक अच्छा जीएसटी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं या फिर आप एक अच्छे जीएसटी अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन कर सकते हैं। हमने जीएसटी प्रोफेशनल कोर्स लॉन्च किया है जो कि स्पेशली फॉर उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अपना जो करियर है वो जीएसटी अकाउंटेंट में या फिर जीएसटी प्रैक्टिशनर बन के बनाना चाहते हैं। तो ये जो क्लासेस रहेंगी ये एक प्रोफेशनल सीए के थ्रू रहेंगी। आरजे लर्निंग एकेडमी ही ये क्लासेस आपको प्रोवाइड करेगा थ्रू प्रोफेशनल सीए। एंड ये जो सीए हैं ये आपको जो क्लासेस देंगे वो आपको बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस लेवल पे बताएंगे। प्लस आपको जो भी इन फ्यूचर आप कोई भी क्वेरीज को फेस करेंगे तो वो साइट टाइप की आपको गाइडेंस देंगे, असिस्टेंस देंगे। एंड जीएसटी की वेबसाइट पे, गवर्नमेंट वेबसाइट पे आपका जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए जो अप्लाई करना होता है एग्जाम के लिए वो भी अप्लाई वो करवाएंगे आपका। एंड आपने कैसे उसके एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है वो सारा गाइडलाइंस जो है वो सब कुछ आपको उनसे मिलेंगी। एंड जो आप फिर मतलब आप ये देखिए कि अगर आपको ये सारी चीजें आप कर लेते हैं तो आपके लिए ये एक बहुत ही ज्यादा एक आपके लिए कैसेट हो गई कि आपने किसी चीज को सीख लिया एंड इन फ्यूचर वो आपके हमेशा काम आएगा जिसमें आप अपने करियर में ग्रोथ करेंगे। ओके, एंड आपके पास नॉर्मली देखिए अगर आप नॉर्मल किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं ना जीएसटी का प्रोफेशनल कोर्स तो वो इंस्टीट्यूशन आपको अपने इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेशन दे देगा जीएसटी प्रैक्टिशनर का। लेकिन आप ये देखिए अगर आप जीएसटी प्रैक्टिशनर डायरेक्टली जीएसटी की गवर्नमेंट की जो साइट है वहां से अगर आप वेरीफाई होते हैं, वहां से अगर आप ऑथराइज सर्टिफिकेशन लेते हैं तो उसका जो वैल्यू होगा वो ज्यादा वैल्यू होगी, आप खुद समझिए। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको वहीं से ही सर्टिफिकेशन करवाया जाएगा। वो सर्टिफिकेशन तभी होगा जब आप जीएसटी प्रैक्टिशनर का एग्जाम देंगे। तो उसकी जो पूरी प्रिपरेशन होगी वो सीए जो हैं वही आपको करवाएंगे, जो आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करेंगे एंड वही आपको फुल असिस्टेंस देंगे कि आपको कैसे कैसे चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको वो बताएंगे। एंड उनके सेशंस की जो रिकॉर्डिंग होगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। एंड ये जो क्लासेस हैं ये जूम पे हम करवाएंगे एंड बहुत ही जल्दी ये जो जीएसटी प्रोफेशनल कोर्स है इसका बैच स्टार्ट होने वाला है रिसेंटली, बहुत ही जल्दी मतलब अब हो जाएगा। न्यू ईयर में आप देखिए हम इसका बैच जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स करना चाहते हैं, जो भी अकाउंटेंट्स, जो भी कोई प्रोफेशनल करना चाहते हैं जीएसटी प्रोफेशनल कोर्स तो वो कर सकते हैं एंड हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मेंशन है। एंड अब आप देख सकते हैं कि जिनके थ्रू आप मतलब जिनसे आपने पढ़ना है जीएसटी वो आपको कैसा पढ़ाते हैं। आप एज अ डेमो आप ये जो वीडियो है इसको देख सकते हैं, सर ने इसमें पढ़ाया हुआ है, एज अ डेमो आप इसको लगा सकते हैं। जीएसटी का आपको बिल्कुल बेसिक आना चाहिए। तो ये जो वीडियो है इस वीडियो में आपको सर ने पूरा जो जीएसटी का बेसिक्स है ना वो आपको बता रखा है। तो अगर आप एक बार उसको सुनेंगे, एक बार आप उसको देखेंगे तो बहुत सारी चीजें तो आपकी उसी में ही क्लियर हो जाएंगी। एंड इससे आगे अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते होंगे तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और बैच में आप जल्दी से जल्दी रजिस्टर करवा सकते हैं, क्योंकि आप जो इसमें जल्दी से जल्दी रजिस्टर करवाएंगे तो आपकी जो फर्स्ट बैच होंगी उसी में आपकी क्लासेस हो जाएंगी। ऑलरेडी हमने बहुत सारी जीएसटी
जीएसटी की क्लासेस दी हैं, बट अभी स्पेशली जीएसटी की हमने प्रोफेशनल जीएसटी के लिए मतलब ये हमने क्लासेस बना दी हैं जो स्पेशली फॉर जीएसटी है, जिसका टैली से कोई रिलेशन नहीं है। हम इसमें सिर्फ जीएसटी जो है उसी पे ही फोकस करेंगे, जीएसटी प्रैक्टिशनर का ही सर्टिफिकेशन आपका करवाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिल रही हैं। तो अगर आप करना चाहते हैं तो जल्दी से आप व्हाट्सएप पे या कॉल पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या सब कुछ रहेगा। इसका जो ड्यूरेशन रहेगा ना, वो अराउंड 2 मंथ्स तक रहेगा इसका ड्यूरेशन। एंड उसके बाद भी आप मतलब अपना एग्जाम देंगे जीएसटी प्रैक्टिशनर का, आपका एग्जाम क्लियर होगा। एंड इन फ्यूचर आप कभी भी कोई भी आपके क्लाइंट्स होंगे, उनसे रिलेटेड आपकी कोई क्वेरीज होंगी ना, तो आपकी सर सारी चीजें क्लियर करेंगे। ओके, तो आप ये वीडियो देखिए दीपांशु सर की। एंड दीपांशु सर ने बहुत ही अच्छे से जीएसटी का सारा बेसिक्स आपको बताया हुआ है, तो बहुत सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। एंड इससे आगे कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमें कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। हेलो ऑल, मेरा नाम दीपांशु गोयल है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मींस टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स वो टैक्स है जो जो गुड्स और सर्विस सामान या कोई हमें सर्विस दी है उसके कंजम्पशन पे जो टैक्स लगता है। जैसे कि मान लीजिए मैं सप्लायर हूँ, मैंने क्या किया, सामान को आगे बेचा और कस्टमर ने उसे कंज्यूम किया। तो यहाँ पर सप्लायर सामान को आगे बेच रहा है, तो यहाँ पर सप्लायर को क्या करना है, उस गुड्स पे, उस सामान पर उसको जीएसटी लगाकर कस्टमर को बेचना है। और कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टमर क्या करे, जो टैक्स सप्लायर ने चार्ज किया है वो टैक्स सप्लायर को पे करे और सप्लायर उसी टैक्स को गवर्नमेंट को पे कर दे। तो ये हमने एक नॉर्मल सी एक डेफिनेशन पढ़ी है। बाकी आने वाले चैप्टर में आने वाली चीजों में आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि जीएसटी है क्या। तो अब हम देखते हैं कि जीएसटी जो था वो एप्लीकेबल कब हुआ इंडिया में। तो जीएसटी हमारा जो एप्लीकेबल हुआ था इंडिया में, वो हमारा हुआ था 1 जुलाई 2017 को। लेकिन यहाँ पर एक स्टेट ऐसी थी जिस पर हमारा जीएसटी 1 जुलाई से एप्लीकेबल नहीं हुआ। उसका नाम था जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर पर जो जीएसटी था वो 1 जुलाई से क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। यहाँ पर जीएसटी में एक रिक्वायरमेंट है कि हर स्टेट का एक अपना अलग से जीएसटी एक्ट हो, उसे हम बोलते हैं स्टेट जीएसटी एक्ट। तो यहाँ पर क्या था कि जम्मू का स्टेट जीएसटी एक्ट जो था वो उस टाइम तक बनकर तैयार नहीं हुआ था। यानी बनकर तो तैयार हुआ था, लेकिन जो एक बिल को लॉ बनाने के लिए जो कानून है वो पूरा नहीं हुआ था। यानी कि जो वहां पर उनकी रिस्पेक्टिव असेंबली थी, उस असेंबली ने उस लॉ को पास नहीं किया था। तो यहाँ पर जो लॉ था, जो स्टेट जीएसटी लॉ था जम्मू एंड कश्मीर का, वो कब पास हुआ, वो 8 जुलाई 2017 को लॉ पास हुआ। और उसके बाद 8 जुलाई 2017 से जो जीएसटी था वो वहां पर एप्लीकेबल हुआ। अब यहाँ पर कहते हैं कि बिफोर जीएसटी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी जिसकी वजह से जो पहले वाला हमारा रिजाइम था, जिसे हम कह सकते हैं कि वैट एंड सीएसटी रिजाइम। वैट का मतलब यहाँ पे है वैल्यू एडेड टैक्स और सीएसटी का मतलब है सेंट्रल सेल टैक्स। तो आइए यहाँ पर हम चेक करते हैं, हम देखते हैं कि ऐसी क्या दिक्कतें थी जिसकी वजह से जो पहले वाला रिजाइम था, जो वैट और सीएसटी वाला पीरियड था, वो थोड़ा डिफिकल्टी से भरा हुआ था। यहाँ पे मैं आपको दो एग्जाम्पल दिखाता हूँ, एक ओल्ड सिस्टम का, एक न्यू सिस्टम का। तो यहाँ पर हम जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा कि जो पुराने सिस्टम में क्या खामियां थी जिनको नए सिस्टम से ठीक किया गया। अब यहाँ पर एक है हमारा ओल्ड सिस्टम, यानी कि हमारा वैट और सीएसटी वाला सिस्टम, और दूसरा है हमारा जीएसटी का सिस्टम। तो पहले सिस्टम में हमने क्या किया, ओल्ड सिस्टम में हमने क्या किया, एक प्रोडक्ट लिया, उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी 2,50,000। तो ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। हमने क्या किया, उस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 20% प्रॉफिट ऐड किया। तो प्रॉफिट हमारा आया 50,000। तो हमने कॉस्ट और प्रॉफिट को जब ऐड किया तो हमारा जो वैल्यू आई 3 लाख रुपीज।
अब यहाँ पे क्या था कि पहले टाइम पे आपके जो भी आप प्रोडक्ट बनाते थे उस पर आपको एक टैक्स देना पड़ता था, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जो टैक्स है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है कि आपने क्या किया, अगर कुछ कोई भी अगर आपने गुड्स बनाया है तो उसको बनाने पर आपको क्या करना था, आपको गवर्नमेंट को टैक्स पे करना था। तो यहाँ पर पहले वाले टाइम पे हमारा वो एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल था, तो इसलिए 3 लाख की वैल्यू पर हमने क्या किया, 10% आपका एक्साइज ड्यूटी लगाया। तो यहाँ पर 3 लाख का 10% हमारा आया 30,000, और 3 लाख को हमने जब 30,000 में प्लस किया तो हमारा जो कॉस्ट आफ्टर टैक्स आई वो थी 3,30,000। अब हमने क्या किया कि जब हम इस गुड्स को बेचने के लिए गए, हमने इन गुड्स को कस्टमर को बेचा, तो उस पर हमारा वैल्यू एडेड टैक्स लगता था। जैसे अब हमारा जीएसटी लगता है उस टाइम पर हमारा वैल्यू एडेड टैक्स लगता था। तो यहाँ पर 3,30,000 पे हमने क्या किया, 10% वैट लगाया। 3,30,000 का 10% जो वैट था हमारा वो था हमारा 33,000। तो यहाँ पर हमारी जो टोटल वैल्यू आई 3,63,000 आ गई। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपका एक्साइज ड्यूटी था वो आपके और सिस्टम में एप्लीकेबल था, लेकिन न्यू सिस्टम में क्या हुआ है कि एक्साइज ड्यूटी जो है आपकी बहुत कम एप्लीकेबल है। बहुत कम यानी कि ये मान लीजिए 1 या 2 गुड्स पे आपकी एप्लीकेबल होगी और उसके अलावा ये कहीं एप्लीकेबल नहीं है। तो अब देखिए, आइए अब हम देखते हैं जीएसटी सिस्टम का। जीएसटी सिस्टम में हमने क्या किया, दोबारा हमने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की कॉस्ट ली 2,50,000। अब हमने क्या किया, यहाँ पर सेम प्रॉफिट ऐड किया जैसा हमने पहले में किया था। तो हमने 20% प्रॉफिट यहाँ ऐड किया, तो हमारा जो अमाउंट आया 50,000 का आया। तो 2,50,000 में हमने 50,000 को जमा किया, तो हमारा जो अमाउंट आया वो आया 3 लाख। अब पहले वाले डिजाइन में हमारा क्या था कि हमारी एक्साइज ड्यूटी थी, लेकिन जीएसटी में क्या है कि आपकी एक्साइज ड्यूटी को अबोलिश कर दिया गया, यानी हटा दिया गया, और बहुत कम केसेस में आपकी एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल है। तो इसलिए यहाँ पर हमारी एक्साइज ड्यूटी नहीं आएगी, और जो हमारा अमाउंट आया कॉस्ट आफ्टर टैक्स वो थी 3 लाख। उसके बाद जब हम गुड्स को बेचते हैं तो उस पर हम जीएसटी ऐड करते हैं। तो 3 लाख के अमाउंट पर हमने क्या किया, 10% जीएसटी को ऐड किया। तो 3 लाख का 10% आया आपका 30,000, और 30,000 को जब हमने 3 लाख में ऐड किया तो जो कस्टमर थी, कस्टमर को कॉस्ट पड़ी 3,30,000। तो यहाँ पर जैसे आपने देखा कि पहले वाले केस में यहाँ पर आपकी कॉस्ट जो आ रही है, कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है। कॉस्ट का अमाउंट है हमारा 3,63,000, जबकि जीएसटी सिस्टम में हमारा जो कॉस्ट का अमाउंट आया है वो है 3,30,000। तो दोनों में डिफरेंस किस वजह से आया, जैसा कि हमने पहले ही बताया, पहले हमारा एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल था और जीएसटी सिस्टम में एक्साइज ड्यूटी को लिमिटेड प्रोडक्ट तक रखा गया और बाकी प्रोडक्ट्स पे हटा दी गई है। दूसरी बात, यहाँ पर जो हमारा 3,30,000 था, और सिस्टम में जो हमारा 3,30,000 था, वहां पर जब हमने उस पर वैट निकाला, हमारा वैट था 10%। तो 3,30,000 पर जब हमने वैट निकाला तो हमारा अमाउंट आया 33,000। यहाँ पर कि आप देख सकते हैं 3,30,000 में 330,000 का जो अमाउंट है वो है एक्साइज ड्यूटी का। अब यानी कि हमने क्या किया, 3,30,000 का 10% निकाला, तो यहाँ पर जो हमारा वैट आया है, वैट का कुछ पार्ट हमारा एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी आया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक्साइज ड्यूटी के ऊपर हमने वैट लगा दिया, यानी कि ये तो गलत हो गया। हमने क्या किया, जो गवर्नमेंट को हमें टैक्स देना था उसी के ऊपर हमने टैक्स लगा के गवर्नमेंट को दे दिया। तो यहाँ पर क्या थी, ये एक दिक्कत थी जिसकी वजह से जो जीएसटी जो वैट सिस्टम था वो लोगों को खासा पसंद नहीं आया, क्योंकि पहले तो उनकी एक तरह से टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है, और दूसरी बात जो कॉस्ट पड़ रही है प्रोडक्ट की वो भी ज्यादा आ रही है।
तो इसलिए जो हमारे ट्रेडर्स थे, जो हमारे डीलर्स थे, वो इस सिस्टम से ज्यादा खुश नहीं थे। अब यहाँ पर नीचे वाले पॉइंट में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि एज वी कैन सी आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी एक्साइज ड्यूटी गॉट अबॉलिश। जैसा कि आप जानते हैं कि जीएसटी के इंट्रोडक्शन के बाद एक्साइज ड्यूटी को हटा दिया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, कैस्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया। कैस्केडिंग इफेक्ट था टैक्स ऑन टैक्स। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, पहला हमारा एक्साइज ड्यूटी लगता था और हम क्या करते थे, एक्साइज ड्यूटी के ऊपर ही वैट निकाल देते थे। तो उससे क्या होता था कि हमारा टैक्स के ऊपर टैक्स आ जाता था, जिससे हमें ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता था। और दूसरा हमें वो आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जीएसटी जो था, जीएसटी के हमें क्या क्या बेनिफिट मिले जो हमें पहले वाले लॉ में नहीं मिल पाए थे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो बेनिफिट है, नो टैक्स ऑन टैक्स, यानी कि आपको क्या करना है, आपको टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं देना है यहाँ पे। जैसा कि हमने पिछले वाले एग्जांपल में देखा था कि पहले हमारा एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल था और हम क्या करते थे, एक्साइज के ऊपर ही वैट निकालते थे, जिसकी वजह से क्या होता था कि हमें टैक्स के ऊपर टैक्स देना पड़ता था। लेकिन करंट सिस्टम में या जीएसटी सिस्टम में आपका एक्साइज ड्यूटी एप्लीकेबल नहीं है और उसकी वजह से अब आपको यहाँ पर जो टैक्स है, टैक्स के ऊपर आपका टैक्स नहीं आता है। दूसरा, लो कॉस्ट टू सप्लायर। जैसे कि हमने पिछले वाले एग्जांपल में देखा कि जो सप्लायर था उसे वैट वाले सिस्टम में कॉस्ट ज्यादा पड़ रही थी और जो जीएसटी सिस्टम में था, जीएसटी सिस्टम में उसकी कॉस्ट कम आई। थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड में यहाँ बता रखा है कि प्रीवियसली क्रेडिट नॉट अलाउड फॉर फ्रॉम इंटरेस्ट रेट परचेज बट नाउ कैन टेक क्रेडिट ऑफ इंटरेस्ट रेट परचेज। पहले अगर हम क्या करते थे, पहले अगर हमने दिल्ली से बाहर या कोई किसी भी स्टेट के बाहर से अगर कोई भी सामान मंगवाते थे और उसे कहीं बेचते थे, तो उस स्टेट को हमने जो क्रेडिट पे किया, ये जो उस स्टेट को हमने टैक्स पे किया, हमें उसका बेनिफिट नहीं मिलता था। तो यहाँ पर पहले वाले टाइम में अगर आपको क्रेडिट चाहिए या आपको परचेज पर बेनिफिट चाहिए, तो आपको परचेज कहाँ से करनी पड़ेगी, आपको विद इन सेम स्टेट करनी पड़ेगी। लेकिन जीएसटी में ऐसा कुछ नहीं है, चाहे आप परचेज पर्टिकुलर अपनी स्टेट से कीजिए, चाहे आप किसी और स्टेट से परचेज कीजिए, आपको यहाँ पर क्रेडिट मिलेगा। थर्ड पॉइंट, मल्टीपल टैक्सेस सबस्यूम्ड इन सिंगल टैक्स। पहले आपका क्या होता था, पहले आपके बहुत सारे टैक्सेस थे, जैसे कि आपका एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, वैल्यू एडेड टैक्स हो गया, सेंट्रल सेल टैक्स हो गया। तो बहुत सारे टैक्सेस थे, जिसकी वजह से क्या था कि थोड़ा माइंड में कंफ्यूजन आ जाती थी। लेकिन जीएसटी के आने से ये सारे टैक्सेस अबॉलिश हो गए, ये सारे टैक्सेस हट गए और इन सारे टैक्सेस को जो रिप्लेस किया वो किया जीएसटी ने। तो इसलिए अब हमारे माइंड में भी है कि हमें एक सिंगल टैक्स को याद रखना पड़ता है, जो है जीएसटी। उसके बाद आता है हमारा लास्ट वाला पॉइंट, सेम टैक्स रेट ऑल ओवर इंडिया। जैसा कि आपको पता है कि पहले हमारा जो वैट सिस्टम था, उसमें हर स्टेट का अपना अलग टैक्स रेट था। अगर दिल्ली है तो दिल्ली के टैक्स रेट अलग होंगे, हरियाणा है तो हरियाणा के अलग होंगे। लेकिन जीएसटी के आने से पूरे इंडिया में आपका सिंगल टैक्स रेट एप्लीकेबल होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो सामान आपको दिल्ली में जिस रेट पर मिल रहा है, वही रेट पर आपको हरियाणा में मिलेगा और उसी रेट पर आपको तमिलनाडु में मिलेगा। तो इसकी वजह से आपका एक न्यूट्रल मार्केट क्रिएट हो गया इंडिया में कि आप कहीं से भी कोई सामान लें, आपको रेट सेम मिलेगा क्योंकि टैक्स का रेट सेम है। अब यहाँ पर हम दिखाते हैं कि जीएसटी को लाने के लिए यहाँ पर अलग अलग टैक्सेस को अबोलिश किया गया और यहाँ पर जीएसटी को लाया गया। तो हम देखते हैं कि कौन से टैक्स थे जिनको हटाकर जीएसटी लाया गया। उसमें सबसे पहला आता है हमारा एक्साइज ड्यूटी, जो कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग पे था। उसके बाद आता है हमारा सर्विस टैक्स, जो कि हम सर्विस पे करते थे। उसके बाद आता है हमारा वैल्यू एडेड टैक्स और सेंट्रल सेल टैक्स, जो हमारा सेल्स पे जाता था। उसके बाद आता है लग्जरी टैक्स, जो हमारा एक लग्जरी आइटम्स पे हमारा लगता था। और उसके बाद आता है हमारा एंटरटेनमेंट टैक्स और एंट्री टैक्स। ये टैक्स हमारे जो लगते थे एंटरटेनमेंट पे लगते थे। लेकिन जीएसटी के आने के बाद इन सारे टैक्सेस को अबॉलिश किया गया, इन सारे टैक्सेस को हटाया गया
और एक सिंगल टैक्स को लाया गया जिसका नाम था गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी। लेकिन इन सारे टैक्सेस को हटाकर जीएसटी लाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो ये ऑलरेडी जो टैक्सेस थे इनके लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन परमिशन देता था, लेकिन इन सबको हटाने के लिए और जीएसटी लाने के लिए हमें क्या करना था, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की जरूरत थी। यानी कॉन्स्टिट्यूशन यानी जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें बदलाव करने की जरूरत थी। तो इसी बदलाव की जो नींव रखी गई वो रखी गई 19 दिसंबर 2014 को। 19 दिसंबर 2014 में क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल 2014 को प्रपोज किया। ये हमारा जो बिल था ये प्रपोज हुआ हमारा 19 दिसंबर 2014 को, और इस बिल को लोकसभा से पास किया गया 6 मई 2015 को। लोकसभा से पास होने के बाद ये बिल गया हमारा राज्यसभा में, और राज्यसभा से भी ये बिल कब पास हुआ, 3 अगस्त 2016 को। अब जैसा कि आपको पता है कि कोई भी कानून बनाने के लिए सबसे पहले आपकी परमिशन जरूरत है लोकसभा की, कि लोकसभा में आपका बिल पास होना चाहिए। दूसरा, आपका बिल कहाँ से पास हो, राज्यसभा से। और तीसरा आपका कि आपको क्या हो, प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल जाए। अगर ये आपकी तीनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं तो आपका बिल जो है, कोई भी बिल होता है वो एक कानून बन जाता है। तो यहाँ पर जो कानून बनने के लिए जो प्रेसिडेंट थी उनकी मंजूरी जो हमें मिली वो कब मिली, 8 सितंबर 2016 को। तो यहाँ पर 8 सितंबर 2016 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 आया। यानी कि उस टाइम पे हमने क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया, यानी उसमें बदलाव किए, और जीएसटी के लिए एक रास्ता हमने बना दिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो जीएसटी होता है वो दो तरह का होता है, एक सिंगल मॉडल जीएसटी, एक डुअल मॉडल जीएसटी। सिंगल मॉडल जीएसटी में क्या होता है कि जो टैक्स होता है, जो जीएसटी टैक्स होता है वो खाली एक सिंगल गवर्नमेंट को मिलता है। और ये जो सिंगल मॉडल जीएसटी है ये वहां पर ज्यादा अच्छे से एप्लीकेबल होता है जहां पर सिर्फ एक गवर्नमेंट है, यानी कि वो एरिया जहां पर ज्यादा गवर्नमेंट आपकी नहीं है, ज्यादा आपका उनका एरिया ज्यादा नहीं है जिसके लिए उनको संभालने के लिए अलग अलग गवर्नमेंट को बनाया जाए। लेकिन डुअल मॉडल जीएसटी जो है, यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आपका टैक्स से पैसा कलेक्ट होता है वो आपका अलग अलग एक सेंटर और एक स्टेट के बीच आपस में बांटा जाता है। तो यहाँ पर सिंगल मॉडल जीएसटी में खाली सिंगल गवर्नमेंट के पास रहता है, जबकि डुअल मॉडल जीएसटी में ये पैसा जितना भी आपका मिलता है वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच आपस में डिवाइड किया जाता है इन अ स्पेसिफाइड रेशियो। अब रेशियो हमें नहीं पता, वो गवर्नमेंट का अपना एक तरीका है देखने का, लेकिन हमें खाली इतना पता है कि दोनों के बीच में बांटा जाता है। अब यहाँ पर हम सेल देखते हैं, हमारी दो तरीके की सेल होती है। पहली सेल हमारी इंटरस्टेट सेल, यानी कि हमने क्या किया, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हमने सामान को बेचा। जबकि दूसरी होती है हमारी इंट्रा स्टेट सेल, कि हमने क्या किया, विद इन सेम स्टेट हमने क्या किया, सामान को बेच दिया। अगर हम क्या करते हैं, हम इंटरस्टेट सेल हम करते हैं, तो उस केस में जो सेल पर जो हमारा जीएसटी का अमाउंट चार्ज किया जाता है उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या फिर हम उसे कह सकते हैं आईजीएसटी। लेकिन वहीं अगर हमने क्या किया, इंट्रा स्टेट सेल की है, यानी कि हमने क्या किया, विद इन सेम स्टेट सामान को बेचा है, तो उस केस में हमारे दो टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं। जो टैक्सेस होते हैं वो है हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिन्हें हम बोल सकते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब यहाँ पर इंटरस्टेट सेल में हमारा जो आईजीएसटी हमने चार्ज किया, उस आईजीएसटी का क्या होता है कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बांटा जाता है। जबकि इंट्रास्टेट सेल में जो हमारा सीजीएसटी आता है वो हमारा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और जो एसजीएसटी आता है वो जाता है हमारा स्टेट गवर्नमेंट को।
तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हम आईजीएस से चार्ज करते हैं या सीजीएस से चार्ज करते हैं या एसजीएस से चार्ज करते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो हमारे रूल्स हैं या जो उनसे रिलेटेड हमारे कानून हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं। जो भी हमारा आईजीएसटी है, आईजीएसटी से रिलेटेड प्रोविजन जो है हमारे, वो है हमारे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 में। कि अगर हमें आईजीएसटी से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन को चेक करना है तो उसके लिए हमें इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 को देखना पड़ेगा। तो वैसे ही अगर सीजीएसटी हमें देखना है कि सीजीएसटी से रिलेटेड जो लॉ है वो कहाँ पे है, तो वो है हमारे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। उसके बाद आता है हमारा एसजीएसटी। तो एसजीएसटी के जो प्रोविजंस हैं वो हर स्टेट ने क्या किया है कि अपना एक अलग से जीएसटी लॉ बनाया हुआ है। जैसे दिल्ली का जीएसटी लॉ है वो अलग है, हरियाणा का जीएसटी लॉ है वो अलग है, और तमिलनाडु है वहां का जीएसटी लॉ है वो अलग है। लेकिन यहाँ पर जो जीएसटी लॉ है स्टेट का वो बनाना कंपलसरी है, जिसमें हमारे एसजीएस से रिलेटेड प्रोविजन लिखे जाए। अगर आपको याद हो तो हमने एक बात की थी कि जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर था वहां पे हमारा जो जीएसटी अप्लाई हुआ था, एप्लीकेबल हुआ था, वो 8 जुलाई से हुआ था। तो उससे पहले क्यों नहीं हो पाया था? वो इसलिए एप्लीकेबल नहीं हो पाया था क्योंकि वहां पे एसजीएसटी के रिलेटेड जो कानून थे, एसजीएसटी से रिलेटेड जो उनका स्टेट जीएसटी लॉ था वो नहीं बन पाया था, या उनको उस लॉ को मान्यता नहीं मिल पाई थी, या वो बिल था, वो लॉ उस टाइम पे नहीं बन पाया था। लेकिन वो कब बना? वो 8 जुलाई को। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे आईजीएसटी एक्ट 2017 है या सीजीएसटी एक्ट 2017 है वो लागू कैसे हुए, वो अप्लाई कब से हुए इंडिया में। तो जो आईजीएसटी बिल और 2017 और सीजीएसटी बिल 2017 वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए गए मार्च 2017 में। यहाँ पर जो लॉ हमारा अभी कानून नहीं बनता है तो उसको हम बोलते हैं बिल, यानी कि वो प्रपोज्ड है लेकिन वो अभी बना नहीं है। तो आईजीएसटी बिल 2017 या सीजीएसटी बिल 2017 लोकसभा में मार्च 2017 में इंट्रोड्यूस किए गए, और लोकसभा ने उन बिल्स को 29 मार्च 2017 को पास कर दिया। तो वहां से पास होने के बाद वो राज्यसभा में पास हुए, और उसके बाद 12 अप्रैल 2017 को हमें क्या हुआ, हमें प्रेसिडेंट की मंजूरी मिली। लोकसभा से पास हो गया, फिर राज्यसभा से पास हुआ, अब प्रेसिडेंट की भी मंजूरी मिल गई। तो 12 अप्रैल 2017 को जो हमारे आईजीएसटी बिल 2017 थे या हमारा सीजीएसटी बिल 2017 था, वो हमारा आईजीएसटी एक्ट 2017 बना, और सीजीएसटी एक्ट 2017 वो बना। तो ये हमारा था कि कैसे पहले हमने क्या किया, पहले हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन था या जो हमारा संविधान था उसको हमने अमेंड किया या उसमें बदलाव किए जिससे हम जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर सके। उसके बाद हमने क्या किया, उन कानून को बनाया जिसमें जीएसटी से रिलेटेड लिखा हुआ था कि जीएसटी को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जीएसटी में क्या क्या कानून होंगे, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, तो वो हमने अप्लाई किए। अब यहाँ पर हमने बात करी कि जो भी लोग हैं जो गुड्स एंड सर्विस को में डील करते हैं, गुड्स एंड सर्विस को सेल करते हैं, उन्हें जीएसटी चार्ज करना जरूरी है। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि हर बंदा जीएसटी चार्ज करे। यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक जीएसटी की लिमिट लगा रखी है कि अगर आपकी सेल या टर्नओवर ऑफ गुड्स या सर्विस, या अगर आपकी जो टर्नओवर है गुड्स की या सर्विस की, वो देखेंगे कि आपकी वो कितनी है, और उसके बाद आपको जीएसटी का बताएंगे कि आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, पहले बात करते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स की। ये वो कैटेगरी ऑफ स्टेट्स हैं जहाँ पर जो हमारी लिमिट है वो काफी कम रखी गई है, क्योंकि ये गवर्नमेंट को लगा कि वहां से हिसाब से इतनी लिमिट रखना ठीक होगा, तो गवर्नमेंट ने उतनी लिमिट रखी। तो वो स्टेट है हमारी मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये 4 स्टेट ऐसी हैं कि अगर वहां पर आपकी गुड्स
या सर्विस अगर 10 लाख से ऊपर हो जाते हैं ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा सेकंड, वो स्टेट्स जहां पर अगर हमारी गुड्स या सर्विस जो है उनकी टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा हो जाती है। इन स्टेट में अगर आपकी टर्नओवर जो है या सेल आपकी 20 लाख से अगर आपकी ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो ये स्टेट हमारी कौन कौन सी है? वो स्टेट है हमारी अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी, तेलंगाना। ये 6 स्टेट ऐसी हैं कि अगर यहाँ पर आपकी जो टर्नओवर है, जो आपकी सेल है, अगर 20 लाख से एक्सीड करती है, चाहे वो गुड्स की हो चाहे वो सर्विस की, तो उस केस में क्या होगा, आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और आपको सेल करते वक्त या अपनी सर्विस देते वक्त आपको जीएसटी अपने कस्टमर से चार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद आती है हमारी थर्ड कैटेगरी ऑफ स्टेट्स, जहां पर अगर आपकी सर्विस जो है, अगर आप सर्विस दे रहे हो और अगर आपकी सर्विस जो है 20 लाख से ज्यादा हो चुकी है, या अगर आप गुड्स में डील कर रहे हो तो गुड्स जो है आपकी वो 40 लाख से आपने ज्यादा बेच दी है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में आपको यहाँ पे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। तो हमारी वो स्टेट कौन कौन सी है, उसमें हमारी आती है पहले जम्मू एंड कश्मीर, फिर असम, और फिर हमारी हिमाचल प्रदेश। ये मेनली हमारी 3 आती है। उसके बाद जितनी भी स्टेट्स हैं जो ना कैटेगरी 1 में आई, जो ना कैटेगरी 2 में आई, और इन 3 स्टेट्स को छोड़ के जो बाकी बचे हमारे स्टेट्स हैं, वो भी हमारे थर्ड वाले ऑप्शन में आ जाएगी। थर्ड वाला कौन सा, कि जहां पर आपकी जो लिमिट है, लिमिट फॉर सर्विस 20 लाख से ज्यादा होगी और लिमिट फॉर गुड्स 40 लाख से ज्यादा है। ठीक है। उसके बाद आता है कि जीएसटी में जो टैक्स है, अगर आपका एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज है, तो उन पे गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको छूट भी दे रखी है कि या तो आपको उन सर्विसेज पे या गुड्स पे टैक्स नहीं पे करना, और अगर पे करना है तो कम रेट से पे करना। उसके बाद आते हैं अब हम कॉम्पोजिशन स्कीम पे। नॉर्मली लोग कहते हैं कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेने के बाद हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लायंसेस का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पर लोगों को, जो डीलर्स हैं जिनकी टर्नओवर अभी इतनी ज्यादा नहीं है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन का कॉम्प्लायंसेस जो उनके लिए ज्यादा थे, यहाँ पर कहते हैं कि जो कंपोजिशन स्कीम है, वो डीलर्स जिनको लगता है कि उनके लिए जो कॉम्प्लायंसेस है, कॉम्प्लायंसेस बहुत ज्यादा है, तो उस केस में वो लोग, अगर उनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम को दे सकते हैं। अब कॉम्पोजिशन स्कीम के फायदे क्या हैं? इसका सबसे पहला फायदा है कि इसमें कंप्लायंसेस बहुत कम है, आपको बहुत कम रूल्स को फॉलो करना है। दूसरा, यहाँ पे जो आप टैक्स चार्ज करते हो, जो आपको टैक्स पे करना है, वो बहुत कम टैक्स, रेट ऑफ टैक्स को आपको पे करना है। तीसरा, कि अगर आपने क्या किया, अगर आपने गुड्स को परचेज किया है और जो हम आपके सप्लायर है, सप्लायर को अगर आपने जीएसटी पे किया है, तो यहाँ पर आपको उसका क्रेडिट अलाउड नहीं है। उसके बाद ना आपको क्रेडिट अलाउड है, ना आप अपने कस्टमर से जीएसटी चार्ज कर सकते हो। यानी कि जो यहाँ पे आपको टैक्स पे करना है, वो आप कहाँ से पे करना है, अपनी जेब से करना है। लेकिन जो टैक्स का रेट है वो बहुत कम होता है, तो इसलिए कॉम्पोजिशन में कोई इतनी दिक्कत नहीं होती। उसके बाद है, जैसा कि आपका जो नॉर्मल डीलर्स है उन्हें हर महीने टैक्स जमा करवाना होता है, लेकिन कंपोजिशन स्कीम में जो आपको टैक्स जमा करवाना है वो आपको क्वार्टरली बेसिस पे करवाना है। और जैसे कि आपकी जो रिटर्न्स हैं, नॉर्मल केसेस में आपकी जो रिटर्न है बहुत फ्रिक्वेंटली जाती है, लेकिन कॉम्पोजिशन स्कीम के केस में जो आपकी रिटर्न जाती है वो आपकी ईयरली जाती है, यानी आपको साल में खाली एक बार रिटर्न फाइल करना। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपने कॉम्पोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है, तो उस केस में आपके टैक्स रेट क्या है। अगर आप मैन्युफैक्चरर है और आपने क्या किया, कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट किया है, तो जो आपको टैक्स रेट पे करना है वो आपको 1% पे करना है। उसमें 0.5 का जो अमाउंट है वो सीजीएसटी का अमाउंट है, और 0.5 है वो है एसजीएसटी। वही आपका रेस्टोरेंट सर्विस है, रेस्टोरेंट सर्विस पे जो आपका रेट एप्लीकेबल है वो है 5%। उसमें 2.5 आपका सीजीएसटी का है और 2.5 आपका एसजीएसटी। उसके अलावा अगर आप किसी और
ट्रेडिंग सर्विसेज में है तो वहां पर भी आपका 1% का रेट है, उसमें 0.5 आपका CGST का और 0.5 आपका SGST। अब यहाँ पर हम कुछ स्पेशल गुड्स की बात कर लेते हैं जहां पर हमारा GST एप्लीकेबल नहीं है। उसमें सबसे पहला आता है हमारा अल्कोहलिक लिक्वर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कि जो आपने देखा होगा लोग शराब पीते हैं, गाते हैं, पीते हैं, झूमते हैं, तो उस अल्कोहल पे हमारा GST एप्लीकेबल नहीं है। उस अल्कोहल पे हमारा क्या एप्लीकेबल है, वैट और CST एप्लीकेबल है। यानी अगर आपने इंटर स्टेट विद इन सेम स्टेट अगर आपने सेल किया है तो उस केस में आपको वैल्यू एडेड टैक्स पे करना पड़ेगा, या अगर आपने फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट पे सेल किया है तो उस केस में आपको सेंट्रल सेल टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस साथ में आपको स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी पे करनी पड़ेगी। यानी कि ये जहां पर भी आपने क्या किया है, अल्कोहल को मैन्युफैक्चर किया है, वहां पर आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, उस स्टेट को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी भी देनी पड़ेगी। तो अल्कोहल के केस में आपका स्टेट एक्साइज ड्यूटी प्लस इफ सेल इज इंटर स्टेट सेल, उस सेल में आप उस केस में आपका CGST, और अगर आपकी जो सेल है वो इंट्रा स्टेट है यानी विद इन सेम स्टेट है तो आपका वैल्यू एडेड टैक्स। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की जो प्रेजेंटली GST जिन पर नहीं है, लेकिन एक फ्यूचर डेट पे जब भी गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी उन गुड्स पर GST आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। तो वो आपके गुड्स है कौन कौन से, वो है आपके पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस। ये आपके जो गुड्स हैं ये एक आपकी तरफ से सोशल इंपोर्टेंस के गुड्स हैं, लेकिन अभी इन पर GST अप्लाई नहीं है, एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि हम एक फ्यूचर डेट में एक डेट पे अगर नोटिफाई कर दें तो उसके तब से ये गुड्स क्या हम GST के लिए लायबल ये हो जाएंगे, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने कुछ नोटिफाई नहीं किया टिल डेट। अभी तक जो इस पे चार्ज किया जाता है, अगर इस पे GST नहीं लगता है तो गवर्नमेंट इतनी अच्छी तो है नहीं कि आपको कोई टैक्स चार्ज नहीं करेगी। इन जो गुड्स होते हैं इन पे आपका अलग से टैक्स चार्ज किया जाता है, वो है आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। आपने देखा था अल्कोहल के केस में स्टेट एक्साइज ड्यूटी था, जबकि इन गुड्स के केस में सेंट्रल एक्साइज। सेंट्रल एक्साइज का मतलब है कि जो भी यहाँ से आपका पैसा आता है, जो भी इस ड्यूटी से पैसा कलेक्ट होता है वो जाता है आपको सेंटर के पास, वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। जबकि स्टेट एक्साइज ड्यूटी में जो भी पैसा इकट्ठा होता है टैक्स का वो स्टेट के पास जाता है। यहाँ पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के साथ में अगर आपने इंट्रा स्टेट सेल किए यानी विद इन सेम स्टेट अगर आपने बेचा है तो उस केस में आपको वैट देना पड़ेगा, और अगर आपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा है तो उस केस में आपको सेंट्रल स्टेट टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा टोबैको। टोबैको पे कहते हैं कि टोबैको पे आपका गवर्नमेंट ने GST को एप्लीकेबल कर दिया है, प्लस साथ में यहाँ पर आपके सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी एप्लीकेबल है। नॉर्मली मैंने आपको बोला था एक्साइज ड्यूटी हट चुकी है, लेकिन कुछ गुड्स पे आपकी है। तो उन गुड्स कौन से थे, पहला हमने पढ़ा अल्कोहल। अल्कोहल पर जो भी आपकी एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट होती है वो किसके पास जाती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास। उसके बाद हमने स्पेशल इंपॉर्टेंस के गुड पढ़े जो कि थे हमारे पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस। ये सारे हमारे वो गुड्स हैं जिन पर हमारी जो एक्साइज ड्यूटी हम कलेक्ट करते हैं वो जाती है हमारी सेंट्रल के पास। अब आता है हमारा टोबैको। टोबैको पे GST एप्लीकेबल है, लेकिन साथ में हमारी क्या एप्लीकेबल है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। यानी कि जो भी एक्साइज ड्यूटी हमारी कलेक्ट होती है वो हमारी किसके पास जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। उसके बाद आता है हमारा ओफीम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक्स, ड्रग। ये सारे जो हैं कि क्या है, एक ड्रग्स का एक पार्ट है। ड्रग्स के अलग अलग प्रकार है कि किस तरह के आपके ड्रग्स होते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि इन नार्कोटिक ड्रग्स या अफीम या इंडियन हेम्प पे क्या है, GST तो एप्लीकेबल है, लेकिन साथ में आपका स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी एप्लीकेबल है। स्टेट एक्साइज ड्यूटी वही हमने पढ़ा कि स्टेट एक्साइज ड्यूटी में जो पैसा इकट्ठा होता है एक्साइज ड्यूटी का वो किसके पास जाता है, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इतना करवाना काफी होगा।
क्योंकि अगर हम ज्यादा करेंगे तो थोड़ा माइंड में रिटेन करने में दिक्कत रहेगी। तो यहाँ पर मेरा ये जो करवाने का, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि मेरा ये करवाने का सिंपली पर्पस ये है कि आपको एक क्वालिटी एजुकेशन मिले, आप क्वालिटी जीएसटी नॉलेज में दे पाओ। थैंक यू।